हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल पांडे बायो के 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आया हूं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। आपका पहला प्रश्न है, किस पौधों में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? ईख, मूंगफली, बादाम या फिर साइकस। ईख यानी कि जिसे हम गन्ना के नाम से जानते हैं। तो पूछ रहा है किस पौधे में बीज होता है, उसके अंदर बीज तो पाया जाए लेकिन उसके अंदर फल नहीं होता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, साइकस। और आपका दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? उड़द, चना, मटर में या फिर सोयाबीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन में बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोटीन उपस्थित होता है। और वैसे तो शाकाहारी जंतु जैसे कि आप मांस, मछली, इन सब में तो पाया ही जाता है, लेकिन जो शाकाहारी व्यक्ति होते हैं वो अनाज का सेवन बहुत ही भरपूर मात्रा में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही भरपूर मात्रा में प्रोटीन उपस्थित होता है। फिर आपका तीसरा प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है नेटम से, माइकम से, देवदार से या फिर चीड़ से। तारपीन का तेल जो हम मांसपेशियों और हम हड्डियों को भुजाओं में लगाते हैं, मांसपेशियों के दर्द में, दांतों के दर्द में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीड़ से। तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। ओके। आपका चौथा प्रश्न है, बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? मतलब बांस को किस कैटेगरी में बांटा जाता है? वृक्ष में, घास में, झाड़ में या फिर अपत्रीन में। तो बांस को हम किस कैटेगरी में ले सकते हैं? ज़्यादातर लोग वृक्ष बताएंगे, लेकिन इसका राइट आंसर होगा घास में। आपका पांचवा प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? जड़ में, तना में, पत्ती में या फिर पूरा पौधा। तो देखिए, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? जब जल भाप बनकर उड़ना, यही प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो भाप कहीं से भी बन सकता है, छोटे छोटे छिद्रों से भी बन सकता है। तो पेड़ पौधों में ये प्रक्रिया कहीं भी हो सकती है, चाहे जड़ हो, तना हो या फिर पत्ती हो। अगर उसे थोड़ा सा भी जगह मिला तो अपना स्थान बना लेता है। तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पूरा पौधा। आपको ये प्रश्न समझ में आया? मतलब जल का वाष्प या फिर भाप बनकर निकलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, और यह प्रक्रिया पौधों में कहीं भी हो सकती है। आपका अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका होती है? जल का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक बात समझ लीजिए, प्रकाश संश्लेषण उसे कहते हैं कि जब पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति और जल, क्लोरोफिल, पर्णहरित, इन सब का उपयोग करके ये अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं, तो यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो इसमें पूछ रहा है कि पर्णहरित की क्या भूमिका होती है, कि जल को खींचता है, प्रकाश को खींचता है, कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ज़्यादातर लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। चलिए हम बताते हैं। तो देखिए, पर्णहरित का मुख्य काम क्या होता है? प्रकाश का अवशोषण करना। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अवशोषण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? अवशोषण करना मतलब खींचना। वो कौन सी गैस अपनी तरफ खींचते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो सभी लोग जानते हैं कि जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उस समय वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक प्रकार का गैस ही है। तो इसमें दो प्रश्न हो सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो पौधे ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींचते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? फिर वही प्रश्न आ गया, उसका उल्टा। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल वाष्प या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। देखिए, आप केवल इतना याद रखिए कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। आपका अगला प्रश्न ये है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर योग है फास्फोरिक अम्ल, स्टार्च, ग्लूकोज या डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल। अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज जिसे हम C6H12O6 के नाम से जानते हैं।
तो ये प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस। यानी कि इसमें से 3 जो ऑप्शन होंगे वो पौधों की लंबाई में सहायक होंगे, बल्कि एक नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर सोडियम होगा। जबकि कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस ये पौधों की लंबाई में सहायक होंगे, जबकि सोडियम सहायक नहीं होगा। आपका अगला प्रश्न, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया या फिर नाइट्राइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट, क्योंकि नाइट्रेट प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। आपका अगला प्रश्न, अग्निरजा रोग किससे संबंधित है? सेब, नारंगी, अंगूर या फिर नारियल। नारंगी यानी कि जिसे हम संतरा भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेब। अग्निरजा रोग पेड़ में पाए जाने वाली एक प्रकार की बीमारी है जो कि बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। यह रोग टहनियों में बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ता है। आपका अगला प्रश्न, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वाल्डेयर, वाटसन, क्रेक या फिर जोहानसन। जीन यानी कि जिसे आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा जोहानसन। जोहानसन के ही नाम पर जीन शब्द पड़ा है। इन्हीं के सम्मान में इनके नाम पर जीन शब्द को रखा है, क्योंकि यह हमारे पूर्वजों में पाए जाने लक्षणों का वाहक होता है। आपका अगला प्रश्न है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? मेंडल, कॉरेंस, मूलर या फिर बैटसन। देखिए, आनुवंशिकी हम उसे कहते हैं जब वंशागति व विभिन्नता का अध्ययन ही आनुवंशिकी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैटसन। बैटसन को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है डीएनए, आरएनए, क्रोमोजोम या फिर राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोजोम। उत्परिवर्तन उसे कहते हैं आनुवंशिक पदार्थ में अचानक हुए परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम या फिर गोल्जी काय। आत्महत्या यानी कि जहाँ पे कोशिका जाके मृत हो जाती हैं, मर जाती हैं, तो उसकी थैली को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कोशिका आती हैं और वो मृत हो जाती हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? पास्चर, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक या फिर टी श्वान। तो किसने यह बताया था कि जितने भी संसार में जीव पाए जाते हैं वो कोशिकाओं के बने होते हैं? कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई होती है। तो ये तो सभी लोग को पता होगा कि स्लाइडेन और श्वान नामक 2 वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने यह बताया था कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं और यह शरीर की सबसे मूलभूत इकाई होती है। तो सभी लोग इसका आंसर समझ गए होंगे। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा स्लाइडेन और श्वान। 2 एवं 4, चौथा नंबर आपका सही है। आपका अगला प्रश्न है, गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू करना, पाचक रस उत्पन्न करना या फिर स्रावी। गाल्जी काय जिसे हम गॉल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं, इसका राइट आंसर श्रवी हो जाएगा, मतलब प्रवाहक के नाम से श्रवण करना। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? सरसों, अमरबैल, करोल या फिर नीम। मरुद्भिद यानी कि जो मरुद्भिद मतलब मरा हुआ नहीं, मतलब जो ज़मीन के अंदर हो। सरसों, अमरबैल या करील या फिर नीम। तो इसका राइट आंसर होगा करील। आपका अगला प्रश्न है, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। आज का यह लास्ट आंसर, लास्ट क्वेश्चन। वनस्पति पर मृदा का प्रभाव, जानवर, वायु या फिर सभी। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी।
क्योंकि ये वनस्पति पर मृदा का प्रभाव देता है, जानवर पर भी, वायु पर भी, सब पर ये अपना प्रभाव दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। आपको ये प्रश्न कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।